नमस्कार दोस्तों, विज्ञान वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम 8वीं कक्षा के अध्याय जंतुओं में जनन को शुरू करने जा रहे हैं। आज हम इस अध्याय का पहले भाग को समझेंगे। तो आइए जानते हैं कि आज के भाग में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे जंतुओं में जनन के परिचय के बारे में। ठीक इसके बाद हम जनन की विधियां के बारे में समझेंगे और ठीक इसके बाद हम अलैंगिक जनन के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और इसके बाद लैंगिक जनन किसे कहते हैं इनको भी जानेंगे। और अंत में मानव जनन अंग किसे कहते हैं और कैसे होते हैं इनके बारे में भी हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आइए आज के पहले विषय से शुरू करते हैं और समझते हैं जंतुओं में जनन के परिचय के बारे में। दोस्तों, हमने पिछले कक्षा में पाचन, परिसंचरण एवं श्वसन प्रक्रम के बारे में पढ़ा है। ये प्रक्रम प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक होते हैं। जनन जाति यानी कि स्पीशीज की निरंतरता बनाने के लिए आवश्यक होता है। तो इस अध्याय में हम मुख्यतः जानेंगे कि जंतु किस प्रकार जनन करते हैं। दोस्तों, जैसा कि सभी जीव समय के साथ बड़े होते हैं और अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से अगर समय के साथ वो बड़े होंगे और अंत में उनकी मृत्यु हो जाएगी तो धीरे धीरे उनकी स्पीशीज यानी कि जाति खत्म हो जाएगी। तो इसे ही बरकरार बनाए रखने के लिए जंतु जनन करते हैं और अपनी जाति को निरंतरता बनाए रखते हैं। इसलिए जंतुओं में जनन एक महत्वपूर्ण प्रक्रम है। जीवों में जनन भी एक विशेष प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जीव अपनी प्रजाति को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, पाचन प्रक्रम, श्वसन प्रक्रम और परिसंचरण प्रक्रम। जैसे ये प्रक्रम महत्वपूर्ण होते हैं, वैसे जंतुओं में जनन प्रक्रम भी उतना ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम समझेंगे जनन की विधियां के बारे में। इनका हम एक बार संक्षेप में ऐसे समझते हैं। दोस्तों, विभिन्न जंतुओं के बच्चों का जन्म होते हुए आपने देखा ही होगा। अब आप यह बता सकते हैं कि चूजे और इल्ली यानी कि कैटरपिलर किस प्रकार जन्म लेते हैं। बिलौटे और पिल्ले का जन्म किस प्रकार होता है। आप यह भी सोचते होंगे कि जन्म से पूर्व ये जीव वैसे ही दिखाई देते थे जैसे कि वह अब दिखाई देते हैं। तो इन्हीं सबको हम इस अध्याय में पता लगाएंगे। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं जबकि कुछ जंतु अंडे देते हैं जो बाद में शिशु में विकसित होते हैं। तो वह जंतु जो सीधे ही अपने शिशु को जन्म देते हैं जरायुज जंतु कहलाते हैं, जिन्हें हम अंग्रेजी में विविपेरियस कहते हैं। आप जरायुज जीव को चित्र में देख सकते हैं, जैसे कि शेर, हाथी, बंदर, गाय, चूहा, व्हेल मछली। ये सारे जीव अपने जीव को अपने जैसे ही जन्म देते हैं, इसलिए हम इन्हें जरायुज कहते हैं। आइए हम समझते हैं वैसे जंतुओं के बारे में जो अंडा देते हैं। वे जंतु जो सीधे बच्चे को जन्म न देकर पहले अंडे देते हैं उन्हें अंडप्रजक यानी कि अंग्रेजी में ओविपेरियस कहा जाता है। जैसे मेढक, मछली, तितली इत्यादि। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं अंडप्रजक जीव के बारे में, जैसे कि मुर्गी, तोता, सांप, केंचुआ, पेंगुइन इत्यादि। ये सारे जीव अपने जैसे बच्चे को जन्म न देकर अंडे देते हैं और अंडे धीरे धीरे बाद विकसित होकर शिशु में बदल जाते हैं, इसलिए हम इन्हें अंडप्रजक जीव कहते हैं। पौधे की ही तरह जंतुओं में भी
जनन की दो विधियां होती है। पहला अलैंगिक जनन, जिसे हम अंग्रेजी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। दूसरा लैंगिक जनन, जिसे हम अंग्रेजी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो आइए हम इन्हीं को बारी बारी से समझेंगे। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे अलैंगिक जनन के बारे में। दोस्तों, अब तक हमने जनन प्रक्रम का अध्ययन उन जंतुओं में पढ़ा है जिनसे हम परिचित थे, परंतु अत्यंत छोटे जंतु जैसे कि हाइड्रा एवं सूक्ष्मदर्शीय जंतु जैसे कि अमीबा में जनन किस प्रकार होता है, क्या आप उनके प्रजनन करने के ढंग के विषय में जानते हैं? आइए हम इसका पता लगाएंगे। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, हाइड्रा एक सूक्ष्म जीव है जिसके शरीर में उभरी हुई संरचना पाई जाती है। आप हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया को अच्छे से देखकर समझ सकते हैं। क्योंकि हाइड्रा एक सूक्ष्म जीव है, तो इसके शरीर में उभरी हुई संरचना को देखने के लिए आप आवर्धक लेंस तथा सूक्ष्मदर्शी की सहायता ले सकते हैं। इसकी सहायता से आप इसके स्लाइड का अध्ययन कीजिए। जनक के शरीर से क्या कुछ उभरी हुई संरचनाएं दिखाई देती है? जी हाँ, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, उभरी हुई संरचनाएं दिखाई देती है। इन उभरी हुई संरचनाओं की संख्या आप ज्ञात कीजिए, उसके बाद इनका साइज भी पता लगाइए। प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं। यह उभार विकसित होते नए जीव हैं जिन्हें मुकुल कहते हैं। आप याद कीजिए कि ईस्ट में भी मुकुल दिखाई देते हैं। हाइड्रा में भी एक एकल जनक से निकलने वाले उदर्द से नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के जनन को, जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, अलैंगिक जनन कहते हैं। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। आप हाइड्रा में मुकुलन का चित्र देख सकते हैं। दोस्तों, अलैंगिक जनन की अन्य विधि अमीबा में दिखाई देती है। आइए हम देखते हैं कि यह कैसा होता है। आप अमीबा की संरचना के विषय में पढ़ चुके होंगे, और अगर याद नहीं है तो आप चित्र में देखें और समझने की कोशिश करें। आपको याद होगा कि अमीबा एक कोशिक जीव होता है। चित्र को देखें, इसमें केंद्रक के दो भागों में विभाजन से जनन क्रिया प्रारंभ होती है। इसके बाद कोशिका भी दो भागों यानी कि कोशिकाओं में बंट जाती है, जिसके प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। अब इसके कारण एक जनक से दो अमीबा बनते हैं। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को, जिसमें जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहलाता है। जैसा कि आप अमीबा में द्विखंडन का चित्र देख रहे हैं। मुकुलन एवं द्विखंडन के अतिरिक्त कुछ अन्य विधियां भी हैं जिनके द्वारा एकल जीव संतति जीवों को उत्पन्न करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम समझेंगे लैंगिक जनन के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि पौधों में जनन कैसे होता है। आप याद कीजिए, आपको याद होगा कि लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर और मादा जननांग यानी कि भाग होते हैं। जंतुओं में भी नर एवं मादा में विभिन्न जनन भाग अथवा अंग होते हैं। पौधों की ही तरह जंतु भी नर एवं मादा युग्मक बनाते हैं, जो संलयित होकर युग्मनज बनाते हैं। यह युग्मनज विकसित होकर एक नया जीव बनाता है। इस प्रकार का जनन, जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है, लैंगिक जनन कहलाता है। आइए हम मनुष्यों में जनन भागों का पता लगाते हैं और जनन प्रक्रम के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, मानव जनन अंग दो प्रकार के होते हैं।
एक नर जनन अंग तथा दूसरा मादा जनन अंग। आइए हम इसे विस्तार से समझते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, बाईं वाली चित्र नर जनन अंग को दर्शाता है, वहीं दाहिने वाला चित्र मादा जनन अंग को दर्शाता है। आप इन्हें देखें और समझने की कोशिश करें। आइए हम इन्हें बारी बारी से विस्तार पूर्वक समझते हैं। दोस्तों, नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण, 2 शुक्राणु नलिका तथा एक सीसन यानी कि लिंग होते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। आप चित्र को देखें जिसमें शुक्राणु का चित्र दिखाया गया है। शुक्राणु यद्यपि बहुत सूक्ष्म होते हैं, पर प्रत्येक में एक सिर, एक मध्य भाग एवं एक पूंछ होती है। तो क्या आपके मन में ऐसा प्रश्न आ रहा है कि शुक्राणु एकल कोशिका जैसा प्रतीत होते हैं? वास्तव में हर शुक्राणु में कोशिका के सामान्य संघटक पाए जाते हैं। आइए दोस्तों, अब हम समझेंगे मादा जनन अंग के बारे में। मादा जननांगों में एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी यानी कि डिंब वाहिनी तथा गर्भाशय होता है। आप चित्र को देखें और समझने की कोशिश करें। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु यानी कि डिंब कहते हैं। मानव स्त्रियों में प्रति मास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु तथा डिंब का निर्माण अंडवाहिनी में होता है। गर्भाशय वह भाग है जहां शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका है। एक अंडाशय में से एक विकसित अंडाणु निकलकर गर्भाशय के समीप अंडवाहिनी में पहुंचता है। तो इस तरह से दोस्तों, हम इस वीडियो का सारे विषयों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए एक बार फिर से देखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने जंतुओं में जनन के परिचय के बारे में समझा। ठीक इसके बाद जनन की विधियां के बारे में जाना। इसके बाद हम अलैंगिक जनन को समझा और इसके बाद हम लैंगिक जनन के बारे में भी जाना और अंत में मानव जनन अंग के बारे में हमने विस्तार पूर्वक समझा। आइए जानते हैं कि अगली वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम निषेचन एवं उसके प्रकार को समझेंगे। ठीक इसके बाद भ्रूण का परिवर्धन कैसे होता है इनके बारे में जानेंगे। मुर्गी में निषेचन कैसे होती है इन्हें भी समझेंगे और शिशु से वयस्क कैसे होता है इनके बारे में जानेंगे और अंत में क्लोन क्या है इनके बारे में भी हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अध्याय के दूसरे भाग में। धन्यवाद।